मतलब? मितांश ने क्यूरियस होकर पूछा तो उसने मितांश से अलग होते हुए और अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए कहना शुरू किया। वो डैड के एनिमी थे, डैड की उनसे राइवलरी थी और वो उनकी अपोजिट पार्टी के आदमी थे। वो लोग मुझे इस्तेमाल करके मेरे डैड को कमज़ोर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर घर के अंदर घुसे और मेरी मॉम को शूट करके मुझे वहाँ से लेकर चले गए। इराया ने मितांश की ओर देखते हुए कहा, उन दोनों की लव मैरिज थी। इराया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जिसके कारण मितांश ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कहा, मॉम एंड डैड की। इराया ने देखते हुए कहा तो मितांश ने इराया को देखकर कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे ये बातें शेयर करने में? इराया बोली, नहीं। कुणाल बोला, क्यों? आई मीन अजनबी से ये सब शेयर करना। आप मेरे लिए अजनबी नहीं हो। इराया ने उसकी ओर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इराया ने उससे नज़र हटाते हुए और सामने देखते हुए कहा, मॉम और डैड की मुलाकात इत्तेफाक से ग्राउंड में हुई थी। वहीं से दोनों कभी कभी मुलाकातें होने लगी। फ्रेंडशिप से शुरू हुई उनकी कहानी फिर 1-2 साल बाद लव में तब्दील हो गई। डैड ने मॉम को प्रपोज किया एंड फिर उनकी शादी। कुछ सालों तक वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ऐसे ही एंजॉय करते रहे और फिर जन्म हुआ उनके लिए तो जैसे उन्हें सारी दुनिया मिल गई हो। हम 3 अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे। जब मैं 4 साल की थी तब एक दिन मॉम को डैड के काम के बारे में पता चला। उन्हें डैड के माफिया होने का पता चला जो उन्हें कभी पता था ही नहीं। इराया ने जब ये कहा तो मितांश ने उसकी ओर देखा। मॉम दयालु और सॉफ्ट हार्टेड इंसान थी। उन्हें ये खून खराबे से नफ़रत थी। इसीलिए जब डैड का सच उन्हें पता चला तो उन्होंने डैड से दूरी बना ली। उन्हें हम दोनों में से या उनके काम में से किसी एक को चुनने को कहा। उस वक्त डैड ने मॉम को चुना, या यूँ कहूँ तो ये सिर्फ मॉम का भ्रम था। हमारी ज़िंदगी वापस उसी ट्रैक पर चली गई। सब सही था। डैड एक बेहतरीन पति और बाप थे जो मुझसे और मॉम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, पर हमारा प्यार शायद उनके प्रोफेशन को टक्कर नहीं दे पाया। इसीलिए उन्होंने मॉम के कहने के बावजूद भी वो ही दुनिया चुनी। मॉम को तो यही लगा रहा कि डैड ने सब कुछ छोड़ दिया है। इसी भ्रम में 10 साल और निकल गए और फिर एक दिन मॉम का वो भ्रम टूट गया जब उन्हें डैड की हकीकत पता चला कि उन्होंने कभी उस काम को छोड़ा ही नहीं था। इसीलिए मॉम ने अपने टूटे हुए दिल को संभालते हुए वो घर छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि डैड ने हमें वहाँ से आसानी से जाने दिया। उन्होंने अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर ली थी पर हमें रोकने की, पर मॉम की जिद व उनकी धमकी के आगे उनकी एक नहीं चली। कैसी धमकी? मितांश ने पूछा। यही कि अगर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया तो वो खुद को और मुझे दोनों को मार डालेगी। हमें खोने के डर से डैड पीछे हट गए और फिर कुछ टाइम बाद मॉम ने उनसे डाइवोर्स ले लिया। उनके बाद में मैं और मॉम उनसे अलग रहने लगे थे। वो कभी कभी मेरे साथ वक्त बिताने के लिए हमारे घर भी आ जाया करते थे। ऐसा करने से मॉम ने उन्हें कभी नहीं रोका। उन्हें लगता था कि वो मुझसे एक बाप का प्यार नहीं छीनना चाहती, सिर्फ मेरे लिए वो उन्हें आने देती, पर वो उनसे कभी बात नहीं करती थी, बल्कि वो उनकी तरफ देखती तक नहीं थी। और फिर वो दिन आया जिस दिन मेरी सारी की सारी दुनिया ख़त्म हो गई। इराया ने जब ये कहा तो उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी, जिसके कारण मितांश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हिम्मत दी। मेरा बर्थडे, उसी दिन हम डैड का वेट कर रहे थे केक कटिंग के लिए। तभी कुछ लोग हमारे घर में घुस आए और मुझे ले जाने लगे। मॉम ने पूरी
कोशिश की थी उन्हें मुझसे छीनकर रोकने की, और इसी छीना झपटी में मोम को उन लोगों ने गोली मार दी। मेरे सामने मेरी मोम तड़पती रही मितांस, और वो लोग मुझे लेकर गए। उन्होंने मुझे मोम से मिलने तक, ये कहते हुए वो अपने हाथों के बीच सर को पकड़कर रोने लगी। उसे रोते देख मितांस का दिल पसीज गया। वह गाड़ी रोकते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर उसके साइड का दरवाज़ा खोलते हुए उसे बाहर निकालकर अपने सीने से लगा लेता है। वहीं रूह ने उसकी कमर पर अपने हाथों को लपेटकर रोने लगी। आई एम सच ए बैड वुमन, उसने रोते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, जिसके कारण मितांस ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, देन यू आर सो स्टूपिड। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम खुश होगी कि उनकी बेटी इस तरह खुद को कोस रही है उनकी मौत के लिए? वैसा बिल्कुल नहीं चाहेगी उनकी जान से ज़्यादा अजीज बेटी इस तरीके से रोए। मितांस ने उसे समझाते हुए और चुप कराते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी है इराया। वो चाहती थी कि तुम खुश रहो, तुम सेफ रहो। तुम्हें लगता है तुम्हें इस तरीके से खुद को तकलीफ़ देते देख वो खुश होंगी? उसने इराया को खुद से अलग करते हुए और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। इराया ने अपनी आंसू भरी आंखों से मितांस की ओर देखते हुए ना में गर्दन हिलाई तो मितांस ने अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये हुई ना समझदारी वाली बात। उनकी वजह से हुआ है ये सब कुछ मितांस। अगर उन्होंने मोम के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया होता तो आज हम एक हैप्पी फैमिली होते। मैं उन्हें इनके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। इराया ने रोते हुए ही उसके गले लगकर कहा, शांत इराया, सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए जिसकी वजह से ये हुआ है, जिसने तुम्हारी मोम पर गोली चलाई थी। उन्हें कब की सज़ा मिल चुकी है। इराया ने उसके गले से लगे हुए ही कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? मितांस ने हैरानी से पूछा तो उसने मितांस से अलग होते हुए अपने चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए कहना शुरू किया, वो डैड के एनिमी थे, पापा के दुश्मन थे, उनके अपोजिट पार्टी के आदमी। उन्हें मुझे इस्तेमाल करके डैड को कमज़ोर करना था, इसीलिए उन्होंने प्लानिंग के साथ में घर में सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर घुसे और मोम को शूट करके मुझे वहाँ से ले गए। जब डैड को ये पता चला तो वो फ़ौरन घर आ चुके थे। उन्होंने मोम को हॉस्पिटल में एडमिट करके मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। डैड की पावर से उनके आदमियों ने मुझे कुछ ही घंटों में ढूंढ भी लिया और सभी लोगों को ख़त्म भी कर दिया। इसका मतलब जिन्होंने तुम्हारी मोम को शूट किया था वो सभी लोग मर चुके हैं? हाँ, इराया ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद आंटी ठीक हुई या? उसने इराया की ओर चिंता भरी नज़रों से कहा। नहीं, मेरे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। ये कहते हुए उसकी आंख से आंसू की एक बूंद गिरने ही वाली थी कि मितांस ने उसे अपनी हथेली में ले लिया। उसके ऐसा करने से इराया ने उसे नासमझी से देखा, जिसके कारण उसने कहा, ये बहुत कीमती है, इन्हें ऐसे ही नहीं बहाना चाहिए। जब कोई हमारा अपना हमसे दूर होता है तो ये अपने आप ही बहने लगते हैं। इनकी तब कीमत तब मामूली सी हो जाती है, तुम्हें नहीं पता है ना, अगर तुमने कुछ खोया हो तो। वो ये कहते हुए रुक गई। उसने अपनी नज़र मितांस के सामने की, जो उसे ही अपनी खाली नज़रों से देख रहा था। क्या हुआ, रुक क्यों गई? बोलो ना। तुम यही कहना चाहती हो ना कि अगर मैंने कुछ खोया होता तो मुझे पता चलता। अगर मैं ऐसा कहूँ, तुम्हारी तरह मैंने भी अपने परिवार को, लोगों को
खोया है। उसने अपनी दर्द भरी नज़रों से इराया को देखते हुए कहा, जिसके कारण इराया ने अपनी नज़रें नीचे कर ले आई एम सॉरी मितांस, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इट्स ओके इराया, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ़, पर तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता तुम्हारी आंखों में आंसू। उसकी बातों से इराया ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, जिसके कारण उसे अचानक से अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या बोला है। उसने बात को बदलते हुए और नज़रें चुराते हुए कहा, वो मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो और अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। अच्छा चलो, अब तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा। उसके कहने पर इराया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। वे गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद मितांस ने इराया को कॉलेज के आगे ड्रॉप किया तो इराया ने कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। उसके कहने पर मितांस ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिलाई। वे उसे बाय बोलकर वे अपनी ड्यूटी पर चला गया। इराया अपने हॉस्टल में आकर अपने रूम में रेस्ट करने लगी। वह सोते हुए अपनी फैमिली के साथ बीते हुए पलों को याद कर रही थी। वो सब याद करने पर उसकी आंखों में हल्की नमी आ चुकी थी। तभी उसका टेबल पर फ़ोन बजा। उसने उठाकर कॉल देखा तो मृत्युंजय का था। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, पर तुम मुझे ठीक क्यों नहीं लग रही? तुम्हारी आवाज़, मृत्युंजय ने चिंता भरे स्वर में पूछा। नहीं तो मैं ठीक हूँ। अच्छा मृत्युंजय, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करती हूँ, मैं अभी खाना खाने भी जाना है, ओके बाय। ये कहते हुए उसने बिना मृत्युंजय की एक भी बात सुने फ़ोन को काट दिया। मिलते हैं अगले भाग में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया